जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा, कल का लौंडा सारा इसको काटूंगा भी यही बॉम्बे का नया बाप मनिया सुरवे। अगर मैं आपसे कहूं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसका नाम सुनकर दाऊद इब्राहिम की पैंट गीली पीली और निकलकर ढीली हो जाती थी, तो डेफिनेटली आप उसका नाम जानना चाहेंगे। उसकी दिलेरी का आलम यह था कि सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम की चोल में घुसकर उसको धमकी दे देता था। लेकिन उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो एक पुलिस वाले की ज्यादती का शिकार हुआ था, इसलिए उसे पुलिस वालों से विशेष नफरत थी। लेकिन वो फाइनली पुलिस की ही गोली का शिकार हो गया। इंडियन पुलिस हिस्ट्री में सबसे पहला एनकाउंटर उसी का हुआ था। आइए जानते हैं केमिस्ट्री से 78% के साथ बीएससी पास करने वाले मनोहर अर्जुन सुर्वे का मान्या सुर्वे बनने तक का सफर कैसा रहा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के रणपर में 8 अगस्त साल 1944 को मान्या सुर्वे का जन्म हुआ। भले ही आज रत्नागिरी एक सेपरेट एरिया हो, पर पहले ये एरिया भी मुंबई प्रेसिडेंसी यानी कि आज के मुंबई के अंतर्गत आता था। मान्या सुर्वे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। साल 1952 में मनोहर की मां उसे लेकर मुंबई चली आई, जहां मनोहर का सौतेला पिता रहता था और अब सभी लोग साथ में रहने लगे। मनोहर की स्कूल एजुकेशन खत्म हुई तो उसने कीर्ति एम डुंगुशी कॉलेज मुंबई में बीएससी में एडमिशन ले लिया। मनोहर पढ़ने लिखने में काफी होशियार था। उसने 78% के साथ केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वो आगे चलकर अपनी मां का सहारा बनना चाहता था और एक शरीफ आदमी की जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन उसका एक सौतेला भाई था भार्गव दादा, जो अपने दोस्त सुरेश देसाई के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में सक्रिय था। आपको बता दें कि उस समय भार्गव दादा यानी कि मान्या सुर्वे का सौतेला बड़ा भाई ही पूरे घर को चलाता था। सारे घर का खर्चा और मान्या की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी वही उठाता था। मान्या सुर्वे स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई लिखाई के दौरान अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। कॉलेज में भी उसने कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। भार्गव दादा का साथी देसाई मुंबई के अगर बाजार का एक खतरनाक अपराधी था। साल 1969 में भार्गव दादा का झगड़ा डांडेकर नाम के एक व्यक्ति से हो गया। उस वक्त वहां पर सुमेश देसाई, मनोहर सुर्वे, एक अन्य सहयोगी भी मौजूद था। दांडेकर की मौके पर ही मौत हो गई और हत्या के इस मामले में भार्गव दादा के साथ साथ पुलिस ने मान्या सुर्वे को भी आरोपी बना दिया। कहते हैं कि इसके पहले भी भार्गव दादा जब भी कोई अपराध करता था तो वो उस एरिया को छोड़ देता था, लेकिन उसकी खोज खबर के लिए पुलिस अक्सर मान्या के घर आती थी और मनोहर को उठाकर उससे पूछताछ करती थी। उसके साथ मारपीट और टॉर्चर भी करती थी। लेकिन इस बार मनोहर पर सीधे सीधे 302 का केस लगा और फाइनली उसे सजा भी हो गई। इस दौरान उस एरिया में तैनात एएसआई दाभोलकर ने मनोहर के ऊपर काफी सख्ती दिखाई। सभी आरोपियों को सजा मिलने के बाद पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में रहने के दौरान मान्या का झगड़ा अक्सर गैंगस्टर सुहास भाटकर से पोट्या भाई से हो जाता था। जेल में मान्या सुर्वे का आतंक चलने लगा। फाइनली जेल प्रशासन ने यह डिसीजन लिया कि अब उसे रत्नागिरी की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। इस जेल में रहते हुए उसने भूख हड़ताल शुरू की, जिसकी वजह से उसके वजन में 20 किलो की कमी आ गई और जेल प्रशासन ने उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। इसी दौरान मान्या सुर्वे अस्पताल की कस्टडी से भाग गया और एक बार फिर 9 साल की जेल काटकर मुंबई की सड़कों पर लौट आया। यहाँ आकर उसने साल 1979 में अपना गैंग बनाया। उसके साथ धारावी का रहने वाला शेख मुनीर और डोंबिवली से विष्णु पाटिल शामिल हो गए। आगे चलकर ये लोग उदय शेट्टी की गैंग से भी मिल गए। 5 अप्रैल 1980 को इस ग्रुप में पहली डकैती की और एक एम्बेसडर कार चुरा ली। इसके बाद 15 अप्रैल को शेख मुनीर के दुश्मन अजीज को इस ग्रुप ने मार डाला। 30 अप्रैल को जब एक पुलिस वाला इस ग्रुप के ओपोनेंट विजय घाटगे को थाने लेकर जा रहा था, तभी लोगों ने पुलिस वाले पर चाकू से हमला कर दिया। जेल से निकलने के बाद मान्या सुर्वे ने जिस पुलिस वाले को सबसे ज्यादा परेशान किया था वो था सब इंस्पेक्टर दाभोलकर। मान्या सुर्वे उसे धमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वो अक्सर उसके घर पहुंच जाता था और उसे जान से मारने की धमकी दिया करता था। मान्या सुर्वे की हरकत से दाभोलकर इतना घबरा गया कि उसने तो अपना हुलिया ही बदल लिया। आगे चलकर दाभोलकर दिल्ली चला गया, जहां उसकी बेटी रहती थी। वो उसकी बेटी के साथ ही रहने लगा। कुल मिलाकर इसके बाद अपराध का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ने लगा और उसके साथ ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इस ग्रुप का नाम भी चलने लगा। एक तरफ जहां मनोहर सुर्वे मजबूरी में अपराध की दुनिया में आया था, यहां ना तो उसका कोई गॉडफादर था और ना पुलिस में कोई सपोर्टर। इसके बाद भी उसने अपने शातिर दिमाग और शरीर की ताकत की बदौलत अंडरवर्ल्ड में अपना एक गैंग खड़ा किया था। दूसरी तरफ अगर दाऊद इब्राहिम की बात करें, दाऊद इब्राहिम के पापा जी पुलिस में थे, इसलिए पुलिस वालों से उसकी अच्छी सेटिंग थी। पुलिस वाले भी अंडरवर्ल्ड में जमी जमाई तिकड़ी को तोड़ना चाहते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस दौर में अंडरवर्ल्ड के 3 सेंटर पॉइंट हाजी मस्तान, वर्धा राजन मुदलियार यानी वर्धा भाई और तीसरा करीम लाला यानी पठान गैंग की।
पूरी मुंबई को इन लोगों ने 3 डिफरेंट जोन में बांटकर अपने अपने एरिया में अवैध कारोबार का अड्डा बना लिया था। अवैध शराब का धंधा, हफ्ता वसूली, विदेशी सामान की स्मगलिंग, ड्रग्स का गैर कानूनी धंधा, सोने की स्मगलिंग, यानी वो तमाम काम इन लोगों की शय पर होते थे जिन्हें करने के बारे में एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। उन दिनों में एक आम मुंबईकर की क्या हालत होती होगी आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल, पुलिस और पॉलिटिकल नेक्सस एक साथ ऑपरेट कर रहा था, इसलिए सारा का सारा गैर सिस्टमैटिक काम बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा था। इन तीनों में बड़े आराम से अपनी पूरी जिंदगी अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर राज करते हुए बिता दी थी। अब अंडरवर्ल्ड की अगली पीढ़ी तैयार हो रही थी जिसमें सबसे तेजी से उभरता हुआ नाम था दाऊद इब्राहिम कास्कर का। उसने एक एक करके तीनों डॉन को चुनौती दी और अंडरवर्ल्ड को अपने कब्जे में लेता चला गया। एक एक करके पुराने सभी दो की पकड़ ढीली होती चली गई और दाऊद इब्राहिम अपने शातिर दिमाग की बदौलत अंडरवर्ल्ड पर अपना सिक्का चलाता चला गया। जो भी उसे चुनौती देता उसे वो किसी न किसी से लड़वा के मरवा देता या फिर खुद ही उसे ठिकाने लगा देता। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का ये खेल अब गैंगवार और खूनी खेल में बदल चुका था। आए दिन मुंबई की सड़कों पर लाशें गिरने लगी। एक समय ऐसा आया कि कोई भी दाऊद इब्राहिम को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पठान गैंग की नई पीढ़ी उससे खार बैठी थी। उस समय दाऊद इब्राहिम अपने बड़े भाई शब्बीर कास्कर के अंडर में काम करता था, यानी कि इस गैंग को शब्बीर कास्कर ही लीड कर रहा था। दाऊद के साथ प्लस पॉइंट ये भी था कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस उसके साथ नरमी का व्यवहार बरत रही थी, जिसका पहला कारण था कि उसके पिता इब्राहिम कास्कर खुद मुंबई पुलिस में क्राइम ब्रांच के ऑफिस में काम करते थे। दूसरा कारण यह कि मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम को यूज कर रही थी ताकि वो मुंबई में स्टैब्लिश्ड अंडरवर्ल्ड के तीनों डॉन को न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन मुंबई पुलिस नहीं चाहती थी कि जिसे वो छोटा सा इन्फॉर्मर या छोटा मोटा अपराधी समझकर ट्रीट कर रहे हैं, आगे चलकर वही व्यक्ति उनके सिर पर बैठकर अपना ही क्राइम सिंडिकेट चलाएगा। इसी दौरान पठान गैंग को भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो दाऊद इब्राहिम को चुनौती दे सके। मान्या सुरवे के कारनामों की लिस्ट लंबी होती चली जा रही थी और पुलिस पर उसे पकड़ने का दबाव भी बनता जा रहा था। लेकिन मान्या सुरवे इतना शातिर था कि पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। जेल में रहते हुए मान्या सुरवे को जेम्स हेडली के उपन्यास को पढ़ने का चस्का लग गया था, लेकिन वो इसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि इस नॉवेल को पढ़ने के बाद उसे अपनी आने वाली क्राइम लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का इरादा रखता था। उसने दयाराम, परशुराम काटकर और किशोर सावंत के साथ मिलकर सरकारी दूध योजना से पैसा लूटने की प्लानिंग की। ये प्लानिंग उसने जेम्स हेडली चेज के एक नॉवेल के अकॉर्डिंग की। इन सभी ने मिलकर महिमा से एक कार चुराई, उसके बाद गोवंडी में जाकर 1,26,000 की लूट की और आगे चलकर बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास चुराई गई कार को लावारिस छोड़कर वहां से चले गए। नॉवेल के राइटर ने भी कुछ इसी तरीके से सीन लिखा हुआ था। आगे चलकर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी से भी इन लोगों ने 5700 की लूट की। आगे चलकर इसी ग्रुप में साइन ट्रॉम्बे रोड पर कैनरा बैंक में डकैती डाली। देवनार में ड्यूक एंड सन्स कंपनी में 1,60,000 रुपए की लूट की ये कुछ ऐसी वारदातें थी जिसने इस ग्रुप को लोगों की नजर में चढ़ा दिया। आगे चलकर मान्या सुरवे नशे के सामान की तस्करी भी करने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि इस काम में भी काफी मुनाफा है। इसके अलावा मान्या सुरवे अवैध वसूली भी किया करता था। उसे ना सुनना पसंद नहीं था। जो उसे पैसा नहीं देता था वो उसका गेम बजा डालता था। मान्या सुरवे का जब आतंक बढ़ने लगा तो पुलिस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी। वो एक एक करके उसके गैंग के सदस्यों को मारती जा रही थी। मान्या सुरवे का कसरती बदन जबरदस्त ताकत से भरा हुआ था। इसके बावजूद मान्या सुरवे जब चलता था तो अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने पास एक रिवॉल्वर रखता था। इसके अलावा एक चाकू और एक बोतल में एसिड भी रखकर चलता था। इतना ही नहीं, वो अपने साथ एक ऐसा थैला रखता था जिसमें हैंड ग्रेनेड भरे हुए होते थे। मान्या सुरवे के घर वाले तो चाहते थे कि वो क्राइम करना छोड़कर नॉर्मल लाइफ जिए, ईमानदारी से पैसा कमाए और अपना घर चलाए। यही सोचकर उन्होंने मान्या की शादी भी करवा दी। आगे चलकर इसे 2 बच्चे भी हुए, लेकिन मान्या सुरवे अपराध के रास्ते से वापस लौटने वाला नहीं था। उसे पैसों की जरूरत थी और अपनी जरूरत को उसने क्राइम वर्ल्ड से ही पूरा किया। दरअसल हुआ यह था कि मान्या को जब पैसों की जरूरत थी तो उसने अपने पुराने दोस्त से पैसे मांगे, लेकिन उसने मना कर दिया। मान्या को ना सुनना पसंद नहीं था। गैंग चलाने के लिए उसे हथियारों की जरूरत थी, इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। दोस्त के मना करने पर उसने खतरनाक प्लानिंग की। ये बात साल 1979 की है। मुंबई के माहिम में अपनी प्लानिंग के मुताबिक मान्या सुरवे एक जिम के भीतर जाता है। उस वक्त उसने एक शर्ट और बैंगनी रंग का टाइट पैंट पहन रखा था। उसकी बॉडी फिजिक को देखकर जिम में बॉडी बिल्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे लोग उसे ही देख रहे थे। लोग सोच रहे थे कि यहाँ आकर अभी वर्कआउट करेगा, लेकिन मान्या यहाँ पर अपने उस दोस्त की तलाश कर रहा था जिसने उसे पैसे देने से मना किया था। वो उसके पास गया, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, अपने पास से रिवॉल्वर निकाली और उसके पैर में 2 गोलियां मारकर वहां से चुपचाप चला गया। किसी ने उसे रोका नहीं।
मान्या सुरवे जिस तरीके से किसी भी क्राइम या डकैती की प्लानिंग करता और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता, उसकी वजह से वो अपने किसी भी प्लान में फेल नहीं होता था। उसका अपराध करने का यही तरीका पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। तो दूसरी तरफ पठान गैंग की नजर उसके ऊपर थी। पठान गैंग किसी भी कीमत पर शब्बीर कासकर गैंग से बदला लेना चाहता था और उसे अपना मोहरा मिल गया था। मान्या सुरवे को भी लग रहा था कि अगर उसे मुंबई का डॉन बनना है तो उसे दाऊद इब्राहिम को टक्कर देनी होगी। वो भी कुछ बड़ा करने की फिराक में था। पठान गैंग से मिलने के बाद इन सभी ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर कासकर की रेकी की और फिर उसे मारने का प्लान बनाया। दरअसल शब्बीर कासकर की एक प्रेमिका थी चित्रा। वो अक्सर उससे मिलने जाता था और उसके साथ समय बिताया करता था। 12 फरवरी साल 1981 को उसने अपनी प्रेमिका चित्रा के साथ लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। शब्बीर कासकर की गाड़ी पैडर रोड से आगे बढ़ी थी कि उसने महसूस किया कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। वो सिद्धिविनायक के नजदीक मौजूद प्रभा देवी पेट्रोल पंप पर पहुंचा और वहां से पेट्रोल भराने लगा। लेकिन शब्बीर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक एम्बेसडर कार में मौत उसका पीछा कर रही है। उस कार में मान्या सुरवे के अलावा 5 और लोग मौजूद थे, जिनमें शब्बीर की कार आगे थी। पेट्रोल पंप के नजदीक उसने अपनी कार धीमी की। तभी उसके पीछे से आ रही एम्बेसडर कार उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकली कि पीछे वाली कार उसके नजदीक आई। शब्बीर अब तक खतरे को समझ चुका था। उसने अपने नजदीक रखी गन को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके ऊपर जबरदस्त फायरिंग होने लगी। मान्या सुरवे ने उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। शब्बीर कासकर के शरीर में 9 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उसके शरीर में अभी भी जान बाकी थी। इसके बाद मान्या सुरवे ने गन फेंककर रामपुरी चाकू से शब्बीर कासकर के शरीर पर वार करना शुरू कर दिया। इससे शब्बीर की मौके पर ही मौत हो गई। कहा तो यह भी जाता है कि शब्बीर कासकर को मारने के बाद मान्या सुरवे अपनी पूरी टीम के साथ दाऊद इब्राहिम के घर के सामने पहुंचा। उसको सीधे सीधे चैलेंज किया। रात के करीब 2 बजे दाऊद इब्राहिम ने बड़े भाई की बॉडी के पास पहुंचा। उसने जब अपने भाई को इस हालत में देखा तो उसने मान्या सुरवे को मारने की कसम खा ली। कहते हैं कि इसके बाद दाऊद इब्राहिम मान्या सुरवे के पीछे पड़ गया। पुलिस भी मान्या सुरवे के पीछे पड़ी थी, लेकिन किसी को मान्या सुरवे का कोई भी पता ठिकाना नहीं मिल रहा था। शब्बीर कासकर की हत्या से मुंबई पुलिस और मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठने लगे। खुद उस समय महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान ने शब्बीर की हत्या पर अफसोस जताते हुए हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें सजा दिलवाने की बात कही। दाऊद इब्राहिम खुद मुंबई पुलिस के भीतर अच्छा खासा दबदबा रखता था। इसे कोइंसिडेंट ही कहा जाएगा कि दाऊद इब्राहिम, मान्या सुरवे और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान, ये तीनों ही महाराष्ट्र के कोंकण एरिया को ही बिलोंग करते थे। मुख्यमंत्री ने उस समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर जूलिया रिबेरो को अपने पास बुलाया। उन्होंने मुंबई में अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने के लिए तत्काल एक्शन लेने के लिए कहा और उसके साथ ही इन सभी को पहला टारगेट मान्या सुरवे के रूप में दिया। इस टीम में सीनियर सब इंस्पेक्टर यशवंत भिड़े, इसाक बागबान, राजा तंबट, संजय परांदे जैसे पुलिसकर्मियों समेत 30 लोगों की एक टीम बनाई गई, जिसका काम था मान्या सुरवे को न्यूट्रलाइज करना। मान्या सुरवे की कमियां तलाश की जाने लगी। तब जानकारी मिली कि मान्या सुरवे की एक प्रेमिका भी है जो कॉलेज के जमाने से ही उसके साथ है। आज भी मान्या सुरवे अपनी उस प्रेमिका से मिलने के लिए जाता रहता है। मान्या सुरवे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने अक्सर वडाला जाया करता था। अंबेडकर कॉलेज के पास मान्या उस लड़की से मिलने के लिए जाता था। 11 जनवरी साल 1982 के दिन पुलिस को यह स्पष्ट सूचना मिली कि मान्या सुरवे आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए वडाला आता जाता रहता है। इस जानकारी के मिलने के बाद पुलिस ने वडाला के अंबेडकर कॉलेज के आसपास अपना जाल बिछा दिया। सादी वर्दी में हथियारों से लैस पुलिस वाले मौजूद थे। अंबेडकर नगर बस स्टॉप के पास लगभग 10:35 पर एक लड़की आकर खड़ी हुई। इसके बारे में पुलिस को दूर से ये इशारा किया गया कि यही मान्या सुरवे की गर्लफ्रेंड है, जिसे मिलने के लिए वो आता है। लगभग 10:45 पर एक कार अंबेडकर नगर के बस स्टॉप के सामने आकर खड़ी हुई। टीम समझ गई कि उनका टारगेट आ चुका है। मान्या सुरवे अपनी गाड़ी से उतरा। तब टीम को लीड कर रहे सीनियर सब इंस्पेक्टर यशवंत भिड़े ने अपनी टीम के मेंबर्स को आगे बढ़ने का इशारा किया। तभी मान्या ने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो समझ गया कि ये किसी ट्रैप में फंस गया है। उसने अपने मोजे में छुपाया हुआ रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की। तभी सीनियर इसाक बागबान के रिवॉल्वर से निकली गोली ने मान्या का सीना छलनी कर दिया। राजा तंबट ने भी गोलियां मारी। मान्या ने अपने पास रखी एसिड की बोतल पुलिस की तरफ फेंकना चाहा, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। एसिड का कुछ हिस्सा मान्या के शरीर को भी छू गया था। अब पुलिस ने आगे बढ़कर मान्या को अपने कब्जे में ले लिया। उसे तत्काल पुलिस की गाड़ी में लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मान्या सुरवे को मृत घोषित कर दिया। इसके बारे में कहा जाता है कि मान्या सुरवे की प्लानिंग और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में दाऊद इब्राहिम ने ही पुलिस को सूचना दी थी। तो दोस्तों, ये थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक डॉन मान्या सुरवे की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।